जय श्री श्याम फ्रेंड्स। तो हम चौहान राजवंश का अध्ययन कर रहे थे और अपने इस वीडियो में हम पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उसकी सभी चीज़ों को देख लिया था। केवल गजनी के तुर्कों से, यानी कि ये सियाबुद्दीन गौरी या मुइजुद्दीन गौरी से संघर्ष की कहानी रह गई थी। तो उस संघर्ष को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। और हमारा जो बिंदु है पृथ्वीराज थर्ड को लेकर के, वो बिंदु कौन सा है? सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से संघर्ष। मोहम्मद गौरी से संघर्ष। तो इस वीडियो में हमारी जो कहानी रहेगी ये सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की रहेगी। यदि इसकी बात करें तो सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था, ठीक है। और उसको जीतने के बाद यह है, मुल्तान को जीतने के बाद यह गुजरात के द्वारा, गुजरात होता हुआ इसने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की। हिंदवाड़, जिसका नाम क्या था? गुजरात। और यहाँ पर किसका शासन है? चालुक्य भीम सेकंड या मूलराज। इसकी माता है नायिका देवी, ठीक है। नायिका देवी जो है ये इसकी क्या है? रीजेंट है। क्या है? रीजेंट है। ठीक है, नायिका देवी यहाँ की रीजेंट है। अब इसने अटैक किया, इसको लगा कि भाई एक लेडी है तो कितना फर्क पड़ेगा, हम तुरंत इसको जीत लेंगे और तुरंत अटैक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जब ये आया तो गौरी अहिंदबाड़ में, तो इसने अटैक किया तो नायिका देवी जो था, नायिका देवी ने अपने पड़ोसी राज्यों को भेज दिया कि भाई आ जाओ, सब मिल जाते हैं और इसको हरा देते हैं। तो बहुत सारे राजा इसमें आए और उनके शामिल हो गए। तो नायिका देवी ने इस युद्ध में इनको इतना बुरे ढंग से पराजित किया कि यह दोबारा इधर लौट के नहीं आया, ठीक है। यह जो युद्ध हुआ, यह युद्ध कौन सा था? यह था काइंद्रा का युद्ध। काइंद्रा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? नायिका देवी वर्सेस सियाबुद्दीन गौरी, ठीक है। और इस युद्ध में सियाबुद्दीन गौरी बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गया, ठीक है। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद यह दोबारा इधर नहीं आया। इसके बाद यह वापस चला गया कि अपन तो यार उधर से चलते हैं, पंजाब से। पंजाब आया और पंजाब को जीता। तो पंजाब जीता, तबर हिंद जीता। तो तबर हिंद जीत के आगे बढ़ गया, पृथ्वीराज की सीमा लग गई। और वहां पर इसका मुकाबला हुआ राम राय जी से। राम राय जी बड़गुजर, जो प्रतिहार शासक थे, राजौरगढ़ वाले, राजौरगढ़ के। युद्ध हुआ, इसको जबरदस्त
पूरे ढंग से हराया गया। राय राम जी बड़गुजर जो राजौरगढ़ वाले थे, उन्होंने इसको पूरी शिकस्त दी। अब ये हार गया, लेकिन इसने सेना इकट्ठी करी, वापस आया तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध में इसका सामना हुआ पृथ्वीराज के मैंने आपको जो मंत्री बताए थे वो खतरनाक मंत्री, इसका चाचा कानड़ देव। और कानड़ देव के बारे में ये कहा जाता था कि वो उन्होंने वचन ले रखा था कि जो भी उनके सामने मूंछों पर ताव देगा वो उसकी गर्दन काट देंगे, सिर काट देंगे। और तो इतने खतरनाक थे। अब ऐसे कहते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में जो गजनी था वो मोहम्मद गौरी, जो सियाबुद्दीन गौरी था। अच्छा, मोहम्मद गौरी क्यों है इसकी और कर लेते हैं। आपने पढ़ा है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो गौरी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गौर प्रदेश के हैं। गजनी के वहीं पर एक गौर प्रदेश है, तो गौर प्रदेश के कारण ये कहलाए गौरी। और मोहम्मद गौरी जो है वो सियाबुद्दीन गौरी का बड़ा भाई था, ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम है सियाबुद्दीन गौरी। तो सियाबुद्दीन गौरी का एक सेनापति था, वो अपनी मूंछों पे ताव दे रहा था। कानड़ देव को पता चल गया, कानड़ देव के सामने थी, तो कानड़ देव पहुंच गए, सिर काट दिया उसका। ऐसा बताया जाता है कि जब ये दरबार में आते थे तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, क्योंकि एक बार ऐसे ही मालवा के जो राजकुमार था, तो उसने उसको पता नहीं था कि भाई काका कानड़ देव के सामने ऐसे मूंछों पे ताव नहीं देनी है, तो वो मूंछों पे ताव दे रहा था। काका कानड़ देव ने उसके सिर को ही उड़ा दिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वहाँ पर और जो उसके भाई वगैरह थे वो सब आए, तो सब कुछ साफ कर दिया काका कानड़ देव ने। उस समय का सबसे महान वीर योद्धा था काका कानड़ देव। हमने बात की कि आला ऊदल जो थे, तो ऊदल को मारने वाला भी, ऐसा बताया जाता है, ऊदल को मारने वाला भी काका कानड़ देव थे। तो उस युद्ध में जो विजयी हुए तो वो काका कानड़ देव की योग्यता थे। तो तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इस युद्ध में आ गए। और इस युद्ध में तो काका कानड़ देव, पृथ्वीराज तृतीय, खांडेराव और राय राम जी बड़गुजर, कैमास, ये सब थे। और इन सब ने मिल करके इस सियाबुद्दीन गौरी को इतने बढ़िया ढंग से पराजित किया कि इसको और खांडेराव ने इसको बंदी और बना लिया और इसको बंदी बना करके ले गए। पृथ्वीराज ने 2-3 मंथ तक इसको रखा, 2-3 महीने। उसके बाद इसको सह सम्मान सहित वापस गजनी भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में ही आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, लेकिन उससे पहले घटना घटित होती है, तो वो अपन तराइन के प्रथम युद्ध के बाद चर्चा करेंगे। अभी जस्ट तो अपन पहले बात करते हैं इसके पहले आक्रमण की। तो पहला आक्रमण इसने किया काइंद्रा का युद्ध, ठीक है। तो नोट्स में इसकी चीजें लिखते हैं अपन पहले इतना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान जीता, ठीक है। उसके बाद हेडिंग है काइंद्रा का युद्ध। कहाँ हुआ ये युद्ध? आबू में। कब हुआ? 1178 ईस्वी में, ठीक है।
कायंद्रा का युद्ध। अब इस युद्ध के बारे में लिखते हैं। युद्ध किस किस के बीच हुआ है? नायिका देवी वर्सेस शिहाबुद्दीन गौरी 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 हो गया गौरी, ठीक है। शिहाबुद्दीन गौरी कौन पराजित हुआ? शिहाबुद्दीन गौरी पराजित हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि गुजरात में पराजित होने के बाद गुजरात में डस्टर पड़ेगा, डस्टर की गुजरात में पराजित होने के बाद, ठीक है, शिहाबुद्दीन गौरी ने क्या सोचा, किधर से चला जाए? पंजाब से। गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, पंजाब को जीत लिया, पंजाब पर अधिकार कर लिया। गौरी ने पंजाब पर ध्यान दिया, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद क्या किया? पंजाब पर ध्यान देने के बाद कि पंजाब को जीता, बाबर हिंद को जीता और पंजाब जीत गया, पंजाब को जीता, फिर तबर हिंद को जीता, तबर हिंद को जीता। अब तबर हिंद जीत लिया, फिर तबर हिंद में इसने जियाउद्दीन को नियुक्त कर दिया कि भाई तुम यहाँ रहो, कि अपन एक सेफ प्लेस तो देख लें कि अपन वापस आ जाए। तो इसलिए इसने क्या किया, जियाउद्दीन जियाउद्दीन को यहाँ नियुक्त किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हुआ सारुंडे का युद्ध, ठीक है। उसके बाद घटनाक्रम क्या आती है? सारुंडे का युद्ध। और यह युद्ध कहाँ हुआ? नागौर में। कहाँ हुआ यह युद्ध? नागौर में, ठीक है। अब इस युद्ध की बात करते हैं। अब आपने इस युद्ध को कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो इस युद्ध में क्या हुआ? सारुंडे का ये युद्ध था। इस युद्ध में राम राय जी बड़गुजर ने और मोहम्मद जो शिहाबुद्दीन गौरी है इसको बहुत बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है। राजौरगढ़ के राम राय जी बड़गुजर ने ठीक है शिहाबुद्दीन गौरी को शिहाबुद्दीन गौरी की तुर्क सेनाओं को हरा दिया, तुर्क सेनाओं को हरा दिया, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे।
ठीक है, तो रफ करें इसको, बात करें फिर आगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद होता है, जब इससे पहले एक और चीज़ कि पचवन राय का छवा जो था, इसने भी सियाबुद्दीन गौरी को काफ़ी बार हराया। क्योंकि हमें ये पता है कि पृथ्वीराज थर्ड और सियाबुद्दीन गौरी के बीच बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो उन सभी युद्धों में इसी के जो प्रमुख मंत्री थे उन्होंने जाकर के इसको बहुत बुरी तरीके से हरा। तो उन्हीं में से एक पचवन राय का छवा था, उन्हीं में से एक राम राय जी बड़गुजर थे, और इन्होंने खूब हराया इसको। उसके बाद युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। युद्ध रखना तो बोल दिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ठीक है, अब इस युद्ध की बात करें। इस युद्ध की दशा हमें पता है, पहले से हम जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज वर्सेस सियाबुद्दीन गौरी हुआ किसके बीच में था? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस सियाबुद्दीन गौरी के बीच में। और इस युद्ध में भी सियाबुद्दीन गौरी पराजित हो गया। ठीक है, पराजित हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? तो भाई जो खांडे राव था, खांडे राव ने इसको बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? खांडे राव ने। खांडे राव ने इसको बंदी बना लिया। पृथ्वीराज ने इसको 2-3 महीने रखा और उसके बाद कहा कि भाई सह सम्मान कि अब जा वापस गजनी, दोबारा मत आना इधर। ठीक है, तो इतना ही लगते हैं इसमें, यही चीजें हैं इस युद्ध की। पृथ्वीराज ने इस युद्ध में गौरी को पराजित कर दिया और खांडे राव ने गौरी को बंदी बना लिया। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज ने कुछ दिनों बाद इसको छोड़ दिया, सह सम्मान इसको छोड़ दिया। परंतु कुछ दिनों बाद सम्मान सहित इसे गजनी भेज दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद वापस आ गया वो, तो तैयार होकर के रेडी होकर के
एक साल बाद ही, और एक साल बाद वहीं उसी स्थान पर मिला तराइन का दूसरा युद्ध। अब दूसरा युद्ध आ गया, लेकिन इस एक साल में पृथ्वीराज के साथ बहुत कुछ घटित हो गया। क्या घटित हो गया ऐसा कि तराइन के प्रथम युद्ध में ये जीत गए इतने अच्छे ढंग से, द्वितीय युद्ध में ये हार गए। उसके काफ़ी अलग अलग रीज़न है। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि इसके जो महान योद्धा थे वो सभी महान योद्धा संयोगिता हरण में खत्म हो रही है। संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी हमने खूब पढ़ी है। अब इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई, जो वास्तविकता है उस चीज की बात की जाए तो संयोगिता का हरण करने जब पृथ्वीराज गया तो पृथ्वीराज ने संयोगिता को ले लिया, रथ पे बैठा के चलने लगा। अब इसके साथ काका कानड़देव, इसके अच्छे अच्छे जो मंत्री थे, सेनापति थे, वो सभी इसके साथ थे, क्योंकि पता था कि जयचंद के वहाँ जा रहे हैं, कन्नौज के जयचंद के वहाँ, तो कुछ सेना लेके जा नहीं सकते इतनी सारी, तो इसीलिए अब ये चले गए। और महान जो सेनापति थे इसके, बढ़िया बढ़िया एकदम सुपर डुपर, सबको ले गया। अब वहाँ पर ये जैसे ही हरण करके और रथ को लेके आगे बढ़ा, वैसे ही जयचंद को तो पता चल नहीं था, तो जयचंद सेना लेकर के आ गया। अब वो काका कानड़देव वगैरह सब युद्ध लड़ रहे हैं। अब काका कानड़देव ने सोचा कि भाई पार पड़नी नहीं है, तो उसने एक सुझाव दिया पृथ्वीराज को कि पृथ्वीराज कि अब तो तुम्हें वही करना होगा जो कृष्ण ने सुभद्रा से करवाया था। क्या करना होगा? तो सुभद्रा ने क्या किया था, तो हमें पता है ना कि हम महाभारत तो खूब देखते हैं, टीवी सीरियल में भी देखते होंगे कि सुभद्रा बलराम और कृष्ण की बहन थी, और दुर्योधन बलराम का प्रमुख शिष्यों में से एक था, फेवरेट शिष्य। तो दुर्योधन ने यह प्रस्ताव रखा था बलराम के सामने कि आपकी बहन सुभद्रा का विवाह मुझसे करवा दो गुरुदेव। और बलराम जी ने कहा कि भाई चलो देखते हैं। इधर बात कृष्ण को पता चल गई, तो वो तो पता था ना उसको कि ये तो दुष्ट है, ये तो मरेगा। फिर क्या करेंगे, फिर वो अर्जुन को बुलवाया और सब बात बता दी उसको कि ले जाए इसको, और सुभद्रा को समझाया कि ऐसा करना कि जब रथ आ जाए, तो जब अर्जुन तुम्हें लेके जाए तो रथ तुम चलाना। और ले गया, वही हो गया कि भाई पता चल गया ना कि बलराम को कि ले, हम इतनी ताप हो गई इन पांडवों की कि बताओ हमारे दम से तो ये चल रहे हैं, अब चलो कि युद्ध करेंगे, वो उसको हराएंगे, पांडवों को इधर करेंगे और उधर करेंगे। अब वो सब चल दिए, लेकिन कृष्ण का वेट कर रहे कि कृष्ण तभी आ गए। कृष्ण से बलराम ने कहा कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुप रहोगे। और सबने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, बट हुआ क्या है ये तो बता दो। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगे, चल रहे हैं बस अब पांडवों पे आक्रमण करने। फिर बाद में स्थिति हुई तो उसने कहा कि भाई उनको बुलाओ जो लेके गया जिनके सामने, तो उनको बुलाया, उनसे पूछा कि रथ कौन चला रहा था। रथ तो सुभद्रा चला रही थी। अच्छा, तो उसने कहा कृष्ण बलराम से कि ये तो हरण सुभद्रा का हुआ है कि अर्जुन का। तो यही बात संयोगिता हरण में बोल दी कानड़देव ने पृथ्वीराज से, क्या वैसा कर कि अब रथ चलाने दे संयोगिता को। अब वो संयोगिता को रथ चलाने दिया, और जब थोड़ी सी दूर बचा तो जयचंद ने देख लिया कि रथ कौन चला रहा है। अरे यार,
कि ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग मरे और वापस ले गए सेना को, और फिर जाके अपनी रानी से कहा कि ये तो गलत हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये बात है कि वो उससे इतना प्रेम करती है, नहीं तो इतना सारे लोग क्यों मरते, ये युद्ध होता ही नहीं। और उस युद्ध में इसके काका कानड़देव, खांडेराव, पचवन राय कच्छाप, इतने महान महान जो योद्धा थे वो सब निपट लिए वहीं, और 1 साल बाद ही आ गया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में तो ये सब जो इसके महान सेनापति मर गए, तो फिर भाई होना क्या था, रिजल्ट यही था कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड सियाबुद्दीन गौरी से पराजित हो गया। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, तो इस युद्ध में पृथ्वीराज का जो सेनापति था वो कौन था? इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति स्कंद था, तथा गौरी का सेनापति खारवक था। ठीक है, पृथ्वीराज इस युद्ध में गौरी से लड़ता हुआ सिरसा में मारा गया। दिल्ली के सती घाट में संयोगिता इसके साथ सती हो गई। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखनी है कि संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड के साथ ही दिल्ली में सती घाट में ही सती हो गई थी। पृथ्वीराज इसका मतलब सिरसा में ही मारा गया था, यह गजनी ही गया ही नहीं था। तो वो किताब है वो पढ़ने के लिए अच्छी है कि अष्टांग प्रमाण। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि यह सिरसा में ही मारा गया था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ जीत गया, तो उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन
अरे रे रे, सॉरी सॉरी। जीता तो गौरी है, तो गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है, उसको भी यहीं की यहीं समझ के और यहीं ख़त्म कर देते हैं। वो है चंदावर का युद्ध। ठीक है, छोटा सी बात है, यहीं की यहीं फिनिश करते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। ठीक है, यह युद्ध हुआ किस किस के बीच था? गौरी वर्सेस जयचंद्र गहड़वाल। जयचंद्र गहड़वाल इसके बाद पराजित हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। फिर एक कोटेशन रहा है, उस कोटेशन को भी लिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, तो रफ करते हैं। एक कोटेशन, इम्पोर्टेंट कोटेशन है आरसी मजूमदार का। इसका कोटेशन है आरसी मजूमदार का। कोटेशन क्या है? आरसी मजूमदार क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज को उसकी सैनिक भूलों के लिए उसकी सैनिक भूलों के लिए माफ नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या किया माफ नहीं किया जा सकता? क्यों? क्योंकि इसके बाद भारत अंधकार में चला गया। जिसकी समाप्ति 1947 ईस्वी में हुई। कोटेशन का मतलब समझ जाए कि पृथ्वीराज थर्ड हारा नहीं था। पृथ्वीराज थर्ड अंतिम हिंदू सम्राट था। जब यह युद्ध हार गया तो पृथ्वीराज युद्ध को हारने के साथ संपूर्ण भारत को हार गया। भारत को कैसे हार गया उसको एक दौर में समझते हैं कि हमें 1192 में कौन सी तुर्क सत्ता स्थापित हो गई, जिसको अपन सल्तनत काल कहते हैं।
सल्तनत स्थापित हो गई। इसके बाद 1526 ईस्वी तक ये रही। उसके बाद मुगल यहाँ आ गए और मुगल स्थापित हो गए। इसके बाद 1600 ईस्वी, अब 1600 ने मान करके मेन रूप से माने 1857, जब ब्रिटेन का हम पर पूरा कंप्लीट अधिकार हो गया था क्राउन का। ठीक है, तो ये से हमें आज़ादी कब मिली है? 1947 ईस्वी को। तो ये पूर्ण रूप से जो चीज़ रही थी, इसे आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं कि भारत अंधकार में रहा, और इसका रीज़न जो है ये कहते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड की यह विजय, सॉरी हाँ, यह पराजय इसके लिए बहुत भारी रही भारत के लिए। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसके लिए लाइक करें। यदि आपको हमारा वीडियो में कुछ चीज़ आपको हमसे पूछना है इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसके बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जय श्री श्याम, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।